Okay. Yeah. So today we are going to discuss the center of mass, momentum and collision. है ना, ये टॉपिक आ जाएगा आपका. दैट इज योर सेंटर ऑफ मास, है ना, मोमेंटम, है ना, एंड कोलिजन. है ना, कोलिजन अभी हमने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत. वो जस्ट मैंने एनसीईआरटी वाला पोर्शन बता दिया है जो वर्क एनर्जी चैप्टर में था. पूरा नहीं बताया अभी मैंने आपको, है ना, लेकिन वो एनसीईआरटी के हिसाब से जरूरी था, इसलिए पहले मैंने उसको बता दिया. अदरवाइज बाकी चीजें आज आप पढ़ोगे, है ना, कि सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन. देखो सेंटर ऑफ मास जैसे अब आप आते हो ना, तो हम पार्टिकल फिजिक्स से सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे आते हैं. अभी तक जो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, दैट वाज द पार्टिकल फिजिक्स. है ना, पार्टिकल फिजिक्स का मतलब जो भी चीज आप काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे थे, तो आप यही तो बोलते थे कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा. लॉज ऑफ मोशन में भी यही चीज करते थे, वर्क एनर्जी में भी. अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगा तो वर्क कितना होगा. तो हमेशा हम पार्टिकल फिजिक्स की बात करते थे, एक सिंगल पार्टिकल की. है ना, अब पहली बार हम आएंगे सेंटर ऑफ मास जब हम पढ़ते हैं ना, तो पार्टिकल फिजिक्स से हम आ जाते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर. कि अब एक पार्टिकल नहीं होगा बल्कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल होंगे. है ना, कि एक सिंगल पार्टिकल नहीं होगा बल्कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल होंगे. तो उसको नॉर्मली हम जब भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के जो फिजिक्स होती है वो डिफरेंट होती है. तो पार्टिकल फिजिक्स से हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे आ गए. है ना, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल की थोड़ी सी डायनेमिक्स क्या होती है, डिफरेंट होती है. वन बाय वन अगर मैं डिस्कस करूं इसमें, तो जब भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे ना, तो जैसे मैंने आपसे ये बोला है कि किसी भी बॉडी जैसे इस तरह से रखी हुई है, किसी भी शेप की बॉडी है, कोई भी बॉडी जो होगी वो, अगर इस तरह से रिजिड बॉडी कोई है ना, तो ये रिजिड बॉडी कोई भी होगी, ये आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही तो होगा. इसमें एक कोई पार्टिकल थोड़ी होगा. इसमें क्या होगा, इसलिए आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा. है ना, अब आपने क्या किया, इसमें कुछ फोर्स लगाया ऐसे, एक फोर्स आपने F1 लगा दिया, एक इधर से फोर्स आपने F2 लगा दिया, है ना, एक इधर से फोर्स आपने F3 लगा दिया, अलग अलग मैग्नीट्यूड के. है ना, अब मैं बोलूं कि भाई इसका क्या एक्सलेशन होगा, व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द एक्सलरेशन. है ना, तो इसमें आपको अब मुश्किल हो गई ना, कि अगर ये पार्टिकल होता तब तो आपको पता होता कि भाई जो है एक्सलेशन की वैल्यू होगी वो नेट फोर्स बाय मास हो जाएगा. है ना, कि अगर इस नॉर्मल केस में बोलते, लेकिन इसमें नॉर्मली हम बोलेंगे कि अब अगर जब हम एक्सलेशन निकालेंगे, तो हर पॉइंट के इसके अलग अलग एक्सलेशन होगा, क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी. वे ट्रांसलेशन भी होगा एज वेल एज इसका क्या होगा, रोटेशन भी होगा. तो हर पॉइंट का एक्सलेशन अलग अलग होगा. फिर ये एक्सटर्नल फोर्स किस चीज को एक्सप्लोइट करेंगे. कि अगर मैं बात करूं कि भाई सारे एक्सटर्नल फोर्स किस चीज को एक्सप्लोइट करेंगे, तो सिंपल सा हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स या सम ऑफ, यहां पे हम वर्ड यूज कर देंगे सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट, विल एक्सलरेट सेंटर ऑफ मास, will accelerate center of mass. है ना, कि जो सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं वो किस चीज को एक्सलेट करेंगे, इसलिए आपके सेंटर ऑफ मास को. तो सारे एक्सटर्नल फोर्स का जो सम होगा वो सेंटर ऑफ मास को एक्सलेट करेगा. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि भाई F1 राइट वर्ड लग रहा है, F3 राइट वर्ड लग रहा है, माइनस F2 हो गया, इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी ये है. अब एक्सटेंशन, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, किस पॉइंट का एक्सटेंशन. तो मैं बोलूंगा इसमें कोई इमेजिनरी पॉइंट होगा, उसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं. तो यहाँ पे एक्सटेंशन जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, सर, आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. तो एसी जो होगा ये आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन है. तो मतलब कभी भी कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तो उसमें एक इमेजिनरी पॉइंट होगा जहां पे हम पूरे मास को कंसेंट्रेट कर सकते हैं. उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास. तो सिंपल से हम बोलेंगे कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, तो सेंटर ऑफ मास आपकी हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास, है ना, इज एन इमेजिनरी पॉइंट, imaginary point where we can concentrate whole mass of the body.
होल मास ऑफ बॉडी, है कि कंसेंट्रेट होल मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ द बॉडी, वहां पे हम उसको कंसेंट्रेट कर सकते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, external force on system can be predicted by motion of that point, motion of that point, है ना। ये आपके सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होगी। सेंटर ऑफ मास ऑफ इज इमेजिनरी पॉइंट वेयर वी कैन कंसेंट्रेट होल मास ऑफ द बॉडी, है ना। इफेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द मोशन ऑफ दैट पॉइंट, है ना। कि उसी पॉइंट से नॉर्मली हम इसको क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, है ना, उसके मोशंस को। जैसे कि मैंने अगर बोलूं कि कोई जैसे इस तरह से रॉड है ना, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होता है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा ना ऐसे इसके सेंटर ऑफ मास पे ही, तो इसका मोशन सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, ये बॉडी सिर्फ इस तरह से ट्रांसलेट होगी, ये ऐसी रहेगी और सीधे आगे चली जाएगी, सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास में ही अगर हम फोर्स लगाएं तो इसका मोशन क्या होगा, वो ट्रांसलेशन होगा। इसी चीज को हम बोलेंगे बेसिकली आपका ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन यही अगर मैं सेंटर ऑफ मास में नहीं लगाता हूँ, सपोज सेंटर ऑफ मास तो इसका सेंटर में है, और अगर मैं फोर्स कहीं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो अब ये क्या होगा, रोटेट भी कर जाएगी ना, कि बॉडी जो होगी किसी टाइम के बाद, ये फोर्स यहीं लग रहा है, बॉडी किसी टाइम के बाद हो सकता है ऐसे हो जाएगी, है ना, और ये फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा आपका ऐसे, है ना, कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका यहाँ पे लग रहा होगा। तो हम बोलेंगे अगर सेंटर ऑफ मास में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोशन जो होगा वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होगा, प्लस रोटेशनल होगा, कि भाई ये बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी एज वेल एज एक्सेस के अबाउट रोटेट भी करेगी। तो टर्न हो गया मतलब रोटेट किया तभी तो टर्न हो गया। तो सेंटर ऑफ मास पे जब भी हम फोर्स लगाते हैं ना, तो बॉडी जो होती है वो सिर्फ ट्रांसलेट करती है, और कहीं और फोर्स लगाते हैं तो ट्रांसलेशनल भी होता है, वो रोटेशनल भी होता है। तो डेफिनेशन तो सिंपल से इसकी है कि है ना, कि भाई इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे पूरे बॉडी के मास को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, है ना, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका सेंटर ऑफ मास, है ना। पहले आप इसको लिख लो। आज एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास, वो भी डिस्कस करूंगा लास्ट में, है ना। देयर इज वन क्वेश्चन सेंड इन द ग्रुप, वो भी मैं डिस्कस करूंगा एज ए डाउट। किसी स्टूडेंट ने किया तो फिर मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप में से किसी को कभी भी कोई क्वेश्चन आया ना तो उसमें आंसर कर दिया करो आप ग्रुप में, तो टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो है ना, तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, है ना, ये हम इस तरह से कर सकते हैं इसे। अब आ गया कि सेंटर ऑफ मास हम निकालें कैसे, कि भाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज से इसका फॉर्मूला आता है, भाई हाउ टू कंसंट्रेट द सेंटर ऑफ मास। तो आपने एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड निकाला था लास्ट वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में, आपने ये निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड क्या होगा, उसी से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आता है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, है ना। तो आपने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड क्या होगा, कि जब भी किसी चीज की हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, है ना, कि जब भी हम किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जैसे ग्राउंड में कोई चीज है और यहाँ पे हमने कोई रॉड रख दिया ऐसे, ग्राउंड से ऊपर कोई रॉड आपने इस तरह से क्या कर दिया, बेसिकली आपकी प्लेस कर दिया ऐसे, कि दिस इज द रॉड, है ना, और इसकी हाइट सपोज आपकी h थी, है ना, कि इसकी हाइट जो थी वो कितनी थी, बेसिकली आपकी h थी। तो आपने यही तो बोला था कि भाई इसका जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो mgh हो जाएगी, mgh/2 हो जाएगी। और h/2 को आपने बोला था सेंटर ऑफ मास की हाइट है, कि अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो h/2 सेंटर ऑफ मास की हाइट है, तो h/2 को मैं लिख सकता हूँ mg इंटू वाई सेंटर ऑफ मास, कि भाई ये जो y है
ये सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है। अगर इसका ऑरिजिन हम यहाँ पे ले लें तो सेंटर ऑफ मास का क्या है, बेसिकली आपका वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आपने ये तो बोला था कि जब भी कोई कंटिन्यूस चीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूरे मास को हम सेंटर में कंसंट्रेट कर देंगे, और जहां पे कंसंट्रेट करेंगे वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो h/2 एक्चुअली क्या था, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास था। अब आपने जब इसको कैलकुलेट किया था, तो इफ यू रिमेंबर, जब आपने कैलकुलेट किया था तो ये फॉर्मूला ऐसे तो निकाला था कि जो du निकाल लिया था पहले आपने, तो du इक्वल टू आपने लिख लिया था dmg इंटू वाई। होप यू अंडरस्टैंड। भाई यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया था आपने, है ना, कि यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ले लिया था, पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी, फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इसी चीज को आपने इंटीग्रेट कर दिया था। ये आपका इंटीग्रेट करके क्या आ गया था, dmg इंटू वाई। तो ये जो दो चीजें थी, इसी से आपको h/2 आ जाता था इंटीग्रेट करके। एक तो आपने u के लिए ये लिखा, और एक आपने बोला कि भाई पूरे के मास को हम सेंटर ऑफ मास में कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसी दोनों को कंबाइन करके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आता है। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, u इक्वल टू mg इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा। और कैलकुलेट आपने जो किया था एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके किया था। तो मैं यहाँ पे दोनों को अगर इक्वेट कर दूं तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना कि जो mg इंटू वाई कोऑर्डिनेट होगा ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dmg इंटू वाई। अब इसमें g तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो g को आपने कांस्टेंट ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई dm आ गया। तो यहाँ से g तो कैंसिल हो गए, है ना। तो अगर मैं यहाँ से एक फॉर्मूला लिखना चाहूँ कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, कि जो सेंटर ऑफ मास होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का। तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम बाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना। मतलब टोटल मास को हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ले सकते हैं कि भाई एम को नीचे ले जाएंगे हम, तो टोटल मास जो होगा इंडिविजुअल मास का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया कि भाई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब भी हम निकाल देंगे, है ना, तो ये जो चीज, ये जो फॉर्मूला होगा उसी को यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम बाई क्या हो जाएगा, वाई डीएम। तो जस्ट जो आपने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था ना, उसी से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का फॉर्मूला आ गया, है ना। तो जैसे वही बात है कि इंटीग्रेशन का मतलब सम ही तो होता है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका सम होता है। तो जैसे ये तो मैंने बोला कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ मास है, अगर कहीं पे कोई पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऐसा है जिसमें कि इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मास है ना, कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इसमें बहुत सारे मास हैं। एक मास आपका m1 हो गया, दूसरा मास क्या हो गया, बेसिकली आपका m2 हो गया, तीसरा मास आपका m3 हो गया, और चौथा मास आपका m4 हो गया, है ना। तो बहुत सारे मास हैं, तो सबका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो m1 का कोऑर्डिनेट आपने कुछ ले लिया, ऐसा r1 है, ऐसे m2 का भी कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे आपका m3 का भी कोऑर्डिनेट होगा, और ऐसे ही आपका m4 का भी कोऑर्डिनेट होगा, है ना। कि भाई बहुत सारे मास ऐसे का तो सेंटर ऑफ मास निकालना है कि भाई पूरे मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्चुअली आपका सेंटर ऑफ मास। तो सपोज मैंने बोला कि भाई m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज आपका r3 है, और इसका पोजीशन वेक्टर r4 है। तो इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में ये निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि भाई सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अगर मैं इसका आरसी निकालना चाहूँ तो आरसी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एम आर बाई सिग्मा एम। वही बात है कि अगर 4-5 पार्टिकल तो सम करने के लिए हम इंटीग्रेशन सिग्मा यूज करेंगे। अगर बहुत सारे कोई कंटिन्यूअस मास है तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज होता है। तो इंटीग्रेशन और सम एक ही चीज तो होती है। तो सिग्मा एम आर बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सिग्मा एम हो जाएगा। ये पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गया। और सिग्मा एम आर का मतलब जस्ट ये हो जाएगा कि भाई m1 को आप r1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, r2 से, है ना। m3 इंटू r3 हो जाएगा,
एंड सो ऑन, 4 5 10 कुछ भी हो सकते हैं। और सिग्मा एम का मतलब ये हो गया मास को ऐड कर दो, एंड सो ऑन, है ना। तो सिग्मा एम आर बाई सिग्मा एम ही पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है। और इस सिग्मा एम आर को हम एक नाम देते हैं, है ना। सिग्मा एम आर जो होता है इसको हम बोलते हैं सम ऑफ मास मोमेंट, सम ऑफ मास मोमेंट, है ना। ये जो सिग्मा एम आर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली आपका सम ऑफ मास मोमेंट। तो आपने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया वो यहीं से किया है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे तो आपने इंटीग्रेट करके निकाला था। इंटीग्रेट करके रिजल्ट ये आ गया था, h/2 वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास था, तो दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। तो ये तो फॉर्मूला है फॉर कंटिन्यूअस मास। जैसे कोई भी अगर रॉड वगैरह है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना। अगर इस तरह से पॉइंट मास होगा तब आप इसी को सिग्मा लगा दोगे, तो इससे आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो आज का लेक्चर आपका वही होगा कि भाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालें। बाद में हम इसकी और चीजों की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ बेस्ड है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर। कि भाई कोई भी अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालना, है ना, इसके ऊपर बेस्ड है आपका। ये आपका, तो जैसे मैंने ये तो पोजीशन निकाला है तो मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको कभी एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मास को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत सारे पार्टिकल का अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास यहाँ से आ जाएगा, है ना, कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहाँ से आ जाएगा आपका। तो सिंपल सर, जब भी हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो दो तरह के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, है ना। कि भाई जब भी हम कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करेंगे तो आपके सामने सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमेशा दो तरह के होंगे। एक तो हो जाएगा बेसिकली आपका डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल और एक कंटिन्यूअस। तो पहला हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, है ना। डिस्क्रीट सिस्टम का हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, है ना। तो डिस्क्रीट सिस्टम का अभी जो मैंने बताया कि डिस्क्रीट सिस्टम के लिए सिंपल हम सम करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आरसी वेक्टर की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी सिग्मा एम आर बाई सिग्मा एम। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो सिग्मा एम एक्स बाई सिग्मा एम हो जाएगा। अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो सिग्मा एम वाई बाई सिग्मा एम हो जाएगा। अगर आपको जेड कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो मास को आप जेड कोऑर्डिनेट से डिवाइड करोगे, एम जेड बाई सिग्मा एम, है ना। तो जो भी है, जो भी कोऑर्डिनेट निकालना होता है, अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मास को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई से मल्टीप्लाई किया, जेड से मल्टीप्लाई किया। तो डिस्क्रीट सिस्टम में तो सिंपल सम होता है। अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस सिस्टम, मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम, कोई अगर कंटिन्यूअस सिस्टम होगा, अगर मुझे उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, तो उसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। उसके इसमें हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। आरसी की वैल्यू आपकी हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ आर डी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी।
है ना। कंटिन्यूस सिस्टम का तो हो गया कि रॉड का निकालना है, रिंग का निकालना है, तो इंटीग्रेट करके आ जाएगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना है और कंटिन्यूस सिस्टम है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, है ना। एंड सो ऑन। वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो इसमें क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, है ना। तो ये आपका गया। और पर्पज ऑफ सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक ही है कि पर्पज ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल को एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट करना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेंटर ऑफ मास, भाई सेंटर ऑफ मास हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का एक ही पर्पज होता है, टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल इनटू पॉइंट मास। एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल को। तो सिंगल पार्टिकल को पढ़ना आसान होता है मल्टीपल पार्टिकल के बजाय, है ना। तो यही आज हम सीखेंगे कि भाई डिफरेंस सिस्टम में किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ एक दो, पहले उसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपको पॉइंट मास के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करना आ जाए। फिर उसके बाद आगे की थ्योरी में बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन कर लो। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। भाई आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये होता है।
हाँ, Sambhya, your answer is correct. आपकी कुछ रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, आज मैं भेजता हूँ। किसी को भी रिकॉर्डिंग की चाहिए होगी ना प्रीवियस लेक्चर्स की, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना मुझे, है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग्स की लिंक सेंड कर दूंगा आपको, उससे रिकॉर्डिंग आप देख लो। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो पहले तो कुछ एक्सेस बना लो आप। बिना एक्सेस के करोगे तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। अभी तक एक ही आंसर सही है। अगर एक्सेस नहीं बनाओगे तो गलत आंसर आ जाएगा। और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। x1 एंड x2, ये y एक्सेस x एक्सेस। तो एक मास को है ना, जिससे डिस्टेंस आपको निकालना है, m1 से निकालना है, तो इसको आप ऑरिजिन पे पुट कर दो। m1 यहाँ पे रखा हुआ है, और एक कोई मास जो है वो m2 यहाँ पे रखा हुआ है। तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं पे होगा। तो मान लो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है, तो इसी का तो पोजीशन आपको बताना है कि डिस्टेंस एक्सी कितना होगा, है ना। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि एक्सी की वैल्यू क्या होती है। एक्सी की वैल्यू होती है सिग्मा एम एक्स बाई सिग्मा एम, है ना। और इसका मतलब होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हम क्या करेंगे, जब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम लिखेंगे m1 तो ऑरिजिन पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, है ना। कि m1 तो बेसिकली आपका ऑरिजिन पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो m1 इंटू जीरो पुट कर दिया, प्लस m2। अब देखो m2 और m1 के बीच के सेपरेशन d था, तो m2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो d हो जाएगा ना, डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया। तो यहां से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जिसकी जो सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस होगी m1 से, वो आपकी m2 d बाई m1 प्लस m2 हो गया। मतलब यहाँ पे m1 नहीं आएगा बल्कि m2 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इसका, है ना। ए सही नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला ये बहुत लोगों ने आंसर दिया है ना, लेकिन वही ये आंसर सही नहीं है ना। आप समझिए ये आंसर नहीं है। जब आप m1 से डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे m2 आएगा, है ना। कि जब m1 से आप डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पे m2 आएगा। और जब आप m2 से डिस्टेंस निकालोगे, कि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूं कि भाई d माइनस एक्सी क्या होगा, तो उसमें m1 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं d माइनस एक्सी निकालूं तो भाई m2 से डिस्टेंस क्या होगा, तो d माइनस हम ये पुट कर देंगे m2 d बाई m1 प्लस m2। तो इससे आपका m1 d बाई m2 प्लस m2 आ जाएगा। हाँ, तो सिंपल सा ये ध्यान रखने की दूसरी चीज आती है ना। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा भी आपको कि भाई जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो दो डिस्टेंस को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है। कि दो डिस्टेंस को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है। जैसे एक्सी जो है वो सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस m1 से है, d माइनस एक्सी जो है सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस m2 से है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि व्हाट इज द एक्सी बाई d माइनस एक्सी, कितना होगा अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इससे इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, तो आपको पता है बाकी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आपका आ जाएगा यहाँ पे m2 बाई m1। मतलब सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसका कंक्लूजन ये हो गया, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। वैसे तो मैं पॉइंट्स में बताऊंगा आपको। मैं पहले प्रोसेस समझना है आपने कि भाई जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जरूर बना लो।
और अगर दो पार्टिकल हैं तो एक पार्टिकल को ऑरिजिन पे रख लो और दूसरे को डी पे रख लो, और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अपने आप सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा, बी होगा, है ना। और इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड डिस्टेंस इन इनवर्स रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ मास के मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है ना, कि एक्स सी बाई डी माइनस एक्स सी एम वन बाई एम टू नहीं होगा, बल्कि एम टू बाई एम वन हो जाएगा। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर ऑफ मास दोनों डिस्टेंस को मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है, ये आपका जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फिलहाल अटेम्प्ट करने आने चाहिए। ठीक है, ये आपका जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप ये किया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि डिस्क्रीट सिस्टम आपको समझ में आ जाए, फिर मैं कंटिन्यूस सिस्टम पर आ जाऊँ, है ना। एकदम आसान सा टॉपिक है ये, और ये टॉपिक ऐसा कोई आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, मैंने बताया था पहले आपको कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वह कई टॉपिक में मिक्स करके दिया हुआ है, या सेंटर ऑफ मास रोटेशन में दिया हुआ है, इम्पल्स एंड मोमेंटम आपके लॉज ऑफ मोशन में दिया हुआ है, कोलिजन जो है वो आपका वर्क एनर्जी में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, सबको एक जगह से इकट्ठा कर दिया, क्योंकि सारे कंसेप्ट ये इंटरलिंक्ड है ना। तो इकट्ठा करके हम इसको पढ़ा रहे हैं, मतलब इसको पढ़ने का मतलब है काफी चैप्टर की चीजें आप पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ेगा से ये हम निकल लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो और भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ कोटा सिस्टम। हाँ ये सही है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं है। एक M1 मास 3 kg है, वो यहाँ पे रखा हुआ है 1,0,2 पे। M2 मास 4 kg है, वो यहाँ पे रखा हुआ है 1,2,3 पे। M3 मास 3 kg है, वो रखा हुआ है 4,3, -1 पे। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। पोजिशन वेक्टर आप मत लिखो, आप इसको लिख दो कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो वेक्टर तो आ ही जाता है, कि फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जो सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे इस पूरे मास को हम कंसिडरेट कर देंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। भाई एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, सब सेपरेट निकालो, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला के लिए हम यूज कर सकते हैं सिग्मा एम एक्स बाई सिग्मा एम। वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपका सिग्मा एम वाई बाई सिग्मा एम, और जेड कोऑर्डिनेट के लिए सिग्मा एम जेड बाई सिग्मा एम, है ना। ये करेगा, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो निकालना है अपने।
रिया राणा, सभ्या। सभ्या आपके फर्स्ट दो आंसर सही है। हाँ, तीनों सही है। रिया राणा आपके भी तीनों सही है। नव्या शायद आपका टाइप गलत हुआ है, उसको चेक करो जरा सा। पहले दो तो सही है, तीसरा सही नहीं टाइप किया आपने शायद। हाँ, गौरव आपका सही है। पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये लिख देंगे। लेकिन थोड़ा सा आई कैप जे कैप में गड़बड़ कर दिया आपने, थोड़ा सा ध्यान दो। जो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है वो उल्टा तो नहीं लिख दिया आपने। हाँ, नव्या आपका आंसर सही है। सही है। हाँ सही है गौरव, अब आपका आंसर सही है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। भाई जिसने ये बोला है कि भाई मैं नहीं कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो कोऑर्डिनेट का आंसर आपका ये आ गया है 1.9, 1.7 एंड 1.5। और जिसने बोला कि भाई पोजीशन वेक्टर लिखना है मुझे, तो पोजीशन वेक्टर मतलब 1.9 आई कैप हो जाएगा, प्लस 1.7 जे कैप हो जाएगा, और प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। है ना, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप। अब देखो मास 3 kg है। अब आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करनी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ एक्स ही सारे। तो 3 × 1 हो गया। दूसरा 4 kg है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4 × 1 हो गया। तीसरा जो 3 kg है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है 4 है, 3 × 4 हो गया। बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो होगा वो 3 प्लस फ्लोर प्लस 3 है। तो इससे आपका 19/10 आ जाएगा, मतलब 1.9 आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी निकाल लेंगे। अब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो 3 का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, 3 × 0 आ गया। प्लस 4 का वाई कोऑर्डिनेट आपका 2 है, प्लस इस 3 का वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 है, बाई वही 10 ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करके आपका ये 1.7 आ जाएगा। ऐसे जेड कोऑर्डिनेट निकाल लो आप। जेड कोऑर्डिनेट में जेड की बात करेंगे हम इसमें, तो 3 × 2 आ गया, प्लस 4 × आपका 3 आ गया। प्लस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है आपने, ये सारे वेक्टर रिलेशन है ना। तो प्लस आपका हो जाएगा, इसलिए आपका 3 × -1 हो जाएगा, बाई 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1.5 आ जाएगा। है ना, मतलब सारे जो मास का सिस्टम है ना, एक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, उसको यहाँ पे हम कंसेंट्रेट करते हैं बना सकते हैं। इस सारे सिस्टम को एक पॉइंट में कंसेंट्रेट कर सकते हैं, और वही पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। है ना, इस कोऑर्डिनेट में उसको हम कंसेंट्रेट कर सकते हैं। है ना? तो सिंपल ऐसे निकालना है सेपरेटली, एक्स कोऑर्डिनेट अलग, वाई कोऑर्डिनेट अलग, जेड कोऑर्डिनेट अलग। है ना, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। है ना, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम इस तरह से बात करते हैं। बड़ा मतलब फैसिनेटिंग टॉपिक है ये, अभी आप पढ़ोगे ना आगे समझ में आएगा आपको। ये बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास जो होता है। कई चीजें इससे बड़ी आसान हो जाती है। ये आपका क्या, अब हम आ जाते हैं फर्दर थ्योरी पढ़ते हैं। है ना, ये जो हमने सीख लिया कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऐसा जो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब पॉइंट मास यहाँ हियर एंड देयर रखा हुआ है, उसको हम डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। है ना, अब हम आ जाते हैं फर्दर हमारी थ्योरी के ऊपर। तो जस्ट ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे अभी तक। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी। है ना,
है ना। वो जो हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट चीज आपकी दैट इज योर, है ना, कि ये जो आपने कंप्लीट कर लिया इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे इसमें, हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप इसमें पढ़ोगे दैट इज द रूल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसकी बहुत प्रॉपर्टी है, तो कुछ प्रॉपर्टी तो मैं आज बताऊंगा, कुछ नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, भाई सेंटर ऑफ मास की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, है ना। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसमें पहली प्रॉपर्टी होगी कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड द हैवियर मास। क्या हमेशा सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ होगा? मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर मास, कि जो मास ज्यादा होगा ना उसकी तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। तो है सेंटर ऑफ मास, है ना, एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी है, तो मोटे आदमी की तरफ सेंटर ऑफ मास उसका चला जाएगा सिस्टम का, है ना, तो आ जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द हैवियर मास। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि जो अभी हमने न्यूमेरिकल में कंक्लूजन निकाला कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड डिस्टेंस बिटवीन, है ना, कि सेंटर ऑफ मास डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस in inverse ratio of their mass, inverse ratio of their mass, है ना, जो आपने न्यूमेरिकल से कंक्लूजन निकाला। ये इसका मतलब सिंपल सा हो गया, जैसे मैंने बोला आपका एक मास m1 है और एक मास आपका m2 है, तो अगर इनका सेंटर ऑफ मास कोई भी मान लेते हैं कि भाई जो m1 है वो हैवियर है, तो हैवियर की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। अगर दोनों मास इक्वल होंगे तो सेंटर पे होगा। तो अगर m1 की सेंटर ऑफ मास है डिस्टेंस l1 है और m2 की अगर l2 है, ये इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर देता है। L1 बाई L2 की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा M2 बाई M1 हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास हमेशा डिस्टेंस को इनवर्स रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम जानते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, है ना। इसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट, फॉर यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप, for uniform geometrical shape, center of mass always lies on axis of symmetry, axis of symmetry। कि अगर कोई यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा, है ना, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई सपोज आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऐसा, तो देयर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कहीं ना कहीं होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं इस डॉटेड लाइन पे लाई करेगा, ये ऐसा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट दोनों पार्ट लेफ्ट एंड राइट पार्ट सिमेट्रिकल है ना, तो सेंटर ऑफ मास के हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करता है ना, किसी भी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप का। ये भी एक फैक्ट है, यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप का सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। एंड फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दैट इज योर स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। Of mass can never be changed by internal forces,
जो स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है कि कभी भी इंटरनल फोर्सेस से चेंज नहीं हो सकता। अगर मुझे स्टेट को चेंज करना है तो आई नीड द एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नेवर बी चेंज बाय इंटरनल फोर्सेस। इसके बारे में इलॉबरेट करूंगा मैं। वैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव ले लिया, या कोई रॉकेट है या कुछ भी है, या कोई भी मतलब बॉम्ब वगैरह है ना, और उसको मैंने किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, है ना, कि एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया मैंने इसको। तो आपको पता है जब भी किसी चीज को आप इस तरह से एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल, है कि यहाँ पे आपने कोई भी एक्सप्लोजिव था या बॉम्ब था, इसको आपने प्रोजेक्ट किया तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा इसमें। तो अगर पैराबोलिक ये पाथ फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली बात है सिंगल पार्टिकल है, तो सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो उसी के सेंटर पे होता है। जब एक से ज्यादा बॉडी होंगी तब तो बोलेंगे कहीं और होगा। अगर कोई एक ही बॉडी तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे होगा ना। मतलब अगर ये पाथ ये फॉलो कर रहा है तो ये सेंटर ऑफ मास का ही तो पाथ है, ये सेंटर ऑफ मास का ही पाथ फॉलो कर रहा है इसका, और यहाँ पहुंच गया। अब क्या होता है कि ये जा रहा था और अचानक से इसमें एक्सप्लोजन हो गया बीच में, और एक्सप्लोजन होके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया बहुत सारे। कोई इधर फ्रेगमेंट गया, कोई इधर फ्रेगमेंट गया, कोई इधर फ्रेगमेंट गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी वैसे ही मूव करेगा जैसे पहले मूव कर रहा था, क्योंकि स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को कभी भी इंटरनल फोर्स, एक्सप्लोजन का जो फोर्स है ना वो इंटरनल फोर्स होता है, तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये 1000 पीस में डिवाइड हो जाए और हर पीस अलग अलग भागे, उससे सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ मास अभी भी वैसे ही मूव करेगा जैसे पहले मूव कर रहा था। उसी को हम बोलते हैं कि स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नेवर बी चेंज बाय द इंटरनल फोर्सेस। इसको चेंज करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है ना। तो ये इलाबोरेट करूंगा मैं इसके बारे में, लेकिन फिलहाल आप 3 पॉइंट पे ध्यान दें लिखा है। तो ये 4 पॉइंट है, और भी पॉइंट्स होते हैं इसके तो काफी पॉइंट्स हैं, लेकिन फिलहाल आज का लेक्चर इसी 4 पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। कुछ डेरिवेशंस हैं जो कि आपको जानना चाहिए। हाँ, अब हम आ जाते हैं कुछ डेरिवेशंस के ऊपर, है ना, कि देयर आर द फ्यू डेरिवेशंस, है ना, कि अब हम आ जाते हैं बेसिकली आपके कुछ डेरिवेशंस के ऊपर, कि कुछ डेरिवेशंस आप परफॉर्म करोगे। We perform few derivations. Derivation of center of mass. डेरिवेशन कि भाई सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का हम डिराइव कैसे करें। डेरिवेशन ऑफ फॉर कंटिन्यूअस मास के लिए डेरिवेशन की हम बात कर रहे हैं। डेरिवेशन फॉर कंटिन्यूअस मास, पॉइंट मास का तो आपने निकाल ही लिया है ना। वो कैसे करें, तो आपको तो इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। जैसे पहला डेरिवेशन जो होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ ए यूनिफॉर्म, ओ माय गॉड, थोड़ी देर के लिए मीटिंग में व्यवधान आएगा क्योंकि मीटिंग ऑफ हो चुकी है, लाइट जा चुकी है। तो आप कोई नहीं, यू रिमेन इंटैक्ट, मैं नेटवर्क चेंज करके ज्वाइन कर लूंगा। फोन भाई।
यार लाइट फिर से मीटिंग आ गई। ओके ओके, डेरिवेशन की हम बात कर रहे थे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशन। डेरिवेशन में सबसे पहला जो डेरिवेशन हम करते हैं सेंटर ऑफ मास का, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। भाई कोई भी अगर यूनिफॉर्म थिन रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यूनिफॉर्म थिन रॉड, तो जो आपका यूनिफॉर्म थिन रॉड होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो जस्ट आपका ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस आप ले लो, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और एक आपने थिन रॉड यहाँ पे प्लेस कर दिया, है ना, कि यहाँ पे आपने एक थिन रॉड प्लेस कर दिया, है ना। तो थिन रॉड्स का सेंटर ऑफ मास वैसे आपको पता है कि सेंटर में ही होगा, कि अगर यूनिफॉर्म कोई रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा। फिर भी मुझे मेथड से निकालना है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो देखो फिजिक्स में आप एक नई चीज अब पढ़ रहे हो कि जब भी कोई कंटिन्यूअस सिस्टम होगा ना तो यहाँ पे एक स्टेप आएगा, एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। ये बहुत दिन तक आपके साथ चलेगा, इसलिए तो आपने कैलकुलस पढ़ा है, एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। कि जब भी इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है तो अब तो कंटिन्यूअस सिस्टम है, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूंगा मैं? डीएम लिखूंगा। तो अगर ये यूनिफॉर्म थिन रॉड है ना, तो अब यहाँ पे भी थोड़ी सी एक और भी चीज आती है कि जब हम लिखते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, या ऐसे ही लिख लो इसे, तो अभी मास डिस्ट्रीब्यूशन उतना समझने की जरूरत नहीं है आपको, कि आप ऐसा लोगे कि भाई यहाँ पे एक एलिमेंट चूज करते हैं हम, कि यहाँ से ऑरिजिन से किसी एक्स डिस्टेंस पे एक हम ले लेते हैं डीएक्स विड्थ का एलिमेंट, और वो जो डीएक्स विड्थ का एलिमेंट है इसका मास हम चूज कर लेते हैं कि ये डीएम है ना। तो ये आपने चूज कर लिया, फिर इसके बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब ये डीएम कितना होगा ये मुझे निकालना होगा। तो मैं बोलूंगा अगर पूरी रॉड का लेंथ एल है ना, तो एल लेंथ की रॉड का मास अगर एम है तो यूनिट लेंथ के मास कितना हो जाएगा? एम बाई एल हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, है ना, कि भाई एल लेंथ का अगर मास एम है तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, इसलिए आपका एम बाई एल हो जाएगा। तो आपको ये तो निकालना है कि डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा। तो डीएक्स लेंथ का जो मास हो जाएगा वो एम बाई एल इंटू डीएक्स हो जाएगा। इसको यूनिटरी मेथड हम बोलते हैं कि अगर एल पूरी रॉड का मास अगर एम है तो यूनिट का इतना होगा, तो डीएक्स का इतना हो जाएगा। तो मतलब यही चीज तो आपकी डीएम हो जाएगी, कि ये मास हो जाएगा किसका? बेसिकली आपके एलिमेंट का। तो मतलब जहां पे भी डीएम इस फॉर्मूले में, इसको हम ये पुट कर सकते हैं। आप पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ से आपका आ गया एम, एम बाई एल इंटू डी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम बाई एल इंटू डी एक्स आ गया। तो आप देखो इसमें एम बाई एल तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। तो आप देखो एम, सॉरी यहाँ पे डी एक्स एक्स नहीं होगा, एम बाई एल तो कैंसिल हो गया। अब लिमिट आप देखो कि भाई पूरी रॉड की अगर लेंथ एल है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, क्या लिमिट होगी इसकी? एक्स के क्या लिमिट लेंगे हम इसमें?
इंटीग्रेशन की लिमिट भी तो लेना पड़ेगा। और 0 to L। 0 to L हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ L तक जा रहा है। तो ये एक प्रोसीजर जो है आपको बार बार यूज करना है, 0 to L, 0 to L। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो आपका होता है x² by 2। इसमें लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से L तक। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होगा वो सिर्फ x होता है, फ्रॉम 0 to L। तो यहाँ से आपका आ गया L² by 2 डिवाइड बाई L आ गया, तो L कैंसिल, L/2 आ गया। तो वैसे हम जानते थे कि अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, लेकिन आप प्रोसीजर से आपने निकाल लिया है ना। और कई बार इसको M/L को जो है ना हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। एक वर्ड यूज होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो जाएगा मास बाय लेंथ, है ना। इसको कई बार हम लैम्डा से शो करते हैं, तो लीनियर मास डेंसिटी जो हो जाएगा इसको हम dm/dx लिखते हैं, है ना। लीनियर मास डेंसिटी होती है, एक लीनियर मास डेंसिटी होती है, ऐसी आपकी होती है एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी होता है मास बाय एरिया। तो इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा की वैल्यू होती है dm/da, मास पर यूनिट एरिया। ऐसी होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको हम सिंपल डेंसिटी बोलते हैं। सिंपल डेंसिटी बोलने का मतलब होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, और ये वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं, रो की वैल्यू होती है dm/d। मास पर यूनिट लेंथ लीनियर, मास पर यूनिट एरिया एरियल, और मास पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम, है ना। तो तीनों मास डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे जो M/L है ना, इसको कई बार हम लैम्डा भी लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने निकाल लिया। तो ये एक इस चीज से आप बच नहीं सकते, कभी भी आपको डेरिवेशन करना है तो ये चीज यूज करनी होगी, एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। एलिमेंट सेलेक्ट करके आपको इंटीग्रेट करके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने आनी चाहिए, है यूनिफॉर्म कवर होगी। तो कुछ तो मैं डेरिवेशन करवा दूंगा, कुछ आप SC वर्मा से देख लेना, SC वर्मा या मॉड्यूल से। देखो भाई, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपको तीन चीजों पे फोकस करना है, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल प्लस SC वर्मा। करना आप उसको SC वर्मा को, है ना? इससे आसानी हो जाती है काफी, है ना। SC वर्मा भी सॉल्व कर लो, क्या है इसमें, है ना। कि एक बार जो भी चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके एनसीईआरटी मॉड्यूल एंड SC वर्मा होने चाहिए, है ना? कर लोगे बहुत होता है, इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। SC वर्मा एक अच्छी किताब है, बाकी भी बहुत सारी हैं, BM शर्मा है, लेकिन वो अननेसेसरी वो ना कंफ्यूज कर देती है। ज्यादा अच्छी बुक यही है SC वर्मा। जो NTF जो टेस्ट ले रहा है ना, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी वाले के जो मेंस के टेस्ट होते हैं, वो काफी कुछ इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना? ये आपका है। तो SC वर्मा में सारे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ करवा दूंगा आपको भी, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड करवा दिया, मैंने लिखा आपको सर। ऐसे में आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ रिंग। भाई पूरी रिंग का तो करने का फायदा ही नहीं है ना, पूरी रिंग का तो सेंटर पे ही होगा। भाई अगर पूरी रिंग कोई है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, तो पूरी चीज का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होता है। मेन चीज होती है हाफ रिंग का कहाँ पे होगा, है ना। कि सेकंड आ गया आपका, कि भाई सेंटर ऑफ मास है फिर हाफ रिंग कहाँ पे होगा। ये हम डिस्कस करते हैं, इसको डिराइव करते हैं।
सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, है ना, कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है ना। हाफ रिंग का जस्ट मतलब आपका ये हो गया कि इस तरह से कोई हाफ रिंग है जैसे। ये ऐसा है ना कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो पहली बात है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो इसकी वाई एक्सिस है ना, कि इस हाफ रिंग का एक हाफ रिंग ले लिया मैंने ऐसे, हाफ रिंग का रेडियस जो है वो आर है ना, कि इसका रेडियस आप आर ले लो और इसका मास आप एम ले लो। तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। तो अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो कहीं भी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसी वाई एक्सिस पे कहीं लाई करेगा। अब कहाँ लाई करेगा ये मुझे निकालना है। तो इसमें वही स्टेप आ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस मास है ना, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो तो ये यूज करेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो सिग्मा वाई डीएम हो जाएगा, है ना, कि सिग्मा वाई डीएम बाई क्या हो जाएगा, सिंपली आपका डीएम हो जाएगा। अब इसमें भी वही चीज आ जाएगा, एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन, ये सबसे पहले आप एलिमेंट सेलेक्ट कर लोगे। तो एलिमेंट सेलेक्ट इसमें जो करते हैं ना, जैसे इसमें जब कोई चीज स्ट्रेट होती है तो एलिमेंट जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं एक्स पे डीएक्स। एलिमेंट जो होता है स्ट्रेट चीजों में एक्स डीएक्स होता है। लेकिन जब कोई चीज सर्कुलर या कर्व होती है तो उसमें जब आप एलिमेंट सेलेक्ट करोगे ना तो थीटा पे डी थीटा एंगल का करते हैं ऐसा। जब कोई चीज कर्व होगी, स्ट्रेट में तो एक्स डी एक्स हो गया, जब आपका कोई कर्व चीज होगी तो थीटा पे डी थीटा, तो हम करेंगे कि यहां से एक थीटा एंगल पे एक हम एलिमेंट ले लेंगे, जो कि जो एंगल बना रहा होगा वो डी थीटा एंगल बना रहा होगा। थीटा एंगल पे एक ऐसा एलिमेंट जो कि डी थीटा एंगल बना रहा है, ये आपका एलिमेंट है ना, ये आपका क्या है, बेसिकली आपका एलिमेंट है। और इस एलिमेंट का जो मास है वो डीएम है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए आपको क्या अप्लाई करना है, बेसिकली आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहली चीज है इसका मास निकालना पड़ेगा आपको, कि भाई इसका मास कितना होगा। तो पहली बात है आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसका बेसिकली आपका मास कितना होगा, है ना। तो आप देखो कि इसका मास निकालना एकदम आसान है। पहली बात तो इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो कितना है इस एलिमेंट का। अगर इसकी रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस आपका आर साइन थीटा ही तो होगी। कि अगर हाइपोटेनस आर है, रेडियस आर है, तो डिस्टेंस आर साइन थीटा होगी। तो जब मैं वाई सेंटर लिखूंगा तो वाई की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, ये तो आर साइन थीटा है ना। अब डीएम कैसे निकालें हम इसका, तो डीएम वही यूनिटरी मेथड, कि भाई इस हाफ रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी। इस हाफ रिंग की जो लेंथ होगी वो पाई आर होगी। तो पाई आर लेंथ का मास अगर एम है तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम बाई पाई आर। भाई हाफ रिंग का पेरीमीटर पाई आर होगा, तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, एम बाई पाई आर। अब इतने लेंथ का मुझे निकालना है, ये वाला। और ये आर्क है ना, आर्क की लेंथ होती है आर इंटू डी थीटा, ये समझना आप इसमें। जो आर डी थीटा है दिस इज द आर्क लेंथ। ये सब चीजें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा और लगेगा लेकिन बाद में प्रैक्टिस हो जाती है। भाई पाई आर का मास एम है तो यूनिट मास से कितना होगा, एम बाई पाई आर होगा। तो ये जो आर्क है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस इंटू डी थीटा एंगल। तो इसका मास कितना हो जाएगा आप निकाल लोगे, एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। यहां से आर आर कैंसिल हो गया, यही चीज तो डीएम हो जाएगा, उस छोटे से एलिमेंट का मास यही हो जाएगा। यहां से जो मैंने डिस्कशन किया है इससे डीएम की वैल्यू आपकी ये आ गई, एम बाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पाई आर का मास एम है तो यूनिट का इतना होगा। तो अगर इसकी रेडियस आर है और एंगल डी थीटा है तो ये लेंथ जो हो जाएगा वो आर डी थीटा हो जाएगा।
तो और रेडिएटर का मास ही हो जाएगा। ये चीज डीएम होती है, तो डीएम की वैल्यू आ गई, तो डीएम भी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डीएम की जगह पे हम पुट कर सकते हैं m बाई पाई इंटू डी थीटा, बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम m बाई पाई इंटू डी थीटा। कॉन्स्टेंट चीजें बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट चीजें बाहर निकलेगी तो m बाई पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। यहां से r बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा हो गया। बार बार आपको मतलब डिराइव नहीं करना है, बस एक बार करना है, बाकी बाद में तो फॉर्मूला यूज करना है, बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, है ना। अब मुझे आप ये बताओ थीटा की लिमिट क्या होगी, थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 से पाई। 0 से पाई, बिल्कुल सही है कि भाई थीटा एंगल यही तो आपने लिया है एक्स एक्सिस से एंगल ये, तो रिंग यहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे थीटा 0 है, और बेड बढ़ते 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 जा रहा है, ये पूरा बढ़ गया यहां तक पहुंच गया, तो 0 से पाई तक, तो 0 से पाई आ गया आपका ये, 0 से पाई। अब इसको केयरफुली थोड़ा सा इंटीग्रेट करना, क्योंकि लिमिट 0 होता है ना तो हम सोचते हैं 0 हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस आर बाहर आ गया, ये आपका हो गया कॉस थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई। अब इसमें लिमिट आप पुट करना, ध्यान रखना इसमें, ऐसे छोड़ना मत। तो यहां से सबसे पहले थीटा की जगह पे हम पाई पुट करेंगे, और माइनस पुट करके थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे। नीचे भी ऐसा है, पहले थीटा की जगह पे पाई पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे। तो कॉस पाई जो होता है ना -1 होता है, और कॉस 0 जो होता है 1 होता है। यहाँ पाई आ गया, तो देखो -1 -1 -2 हो जाएगा, और फिर माइनस होगा तो +2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका y कोऑर्डिनेट ये आ गया, यहां से अगर हम करें तो ये आपका 2r बाई पाई आ गया। तो ये याद रखना आपने कि हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, कहीं भी हाफ रिंग अगर बनी हुई है ऐसे, भाई पूरी रिंग का तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होगा, इसलिए हमने उसकी बात ही नहीं की। मेन तो अगर हाफ रिंग है, आधा आपने गैप कर दिया। तो अगर कोई हाफ थिन रिंग ऐसे बनी हुई है, थिन होती है काफी है, तो हम बोलेंगे इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाई एक्सिस होगा। इन वाई एक्सिस में कहा, तो बेस से जो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की हाइट होगी, ये 2r बाई पाई हो जाए। उसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है ना, किसको क्या करना है, एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेस से 2r बाई पाई हो जाए। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मतलब इसका फायदा ये हो गया कि उस पॉइंट पे रिंग को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं पूरे मास को, मतलब रिंग वहां पे पॉइंट मास बन जाएगी। तो रिंग के बारे में समझना तो मुश्किल है, लेकिन वो पॉइंट मास को तो इजिली हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मेन चीज आपने सीखी, मेन जो चीज आपने सीखी वो ये सीखी, एलिमेंट सिलेक्शन इंटीग्रेशन। जब कोई चीज स्ट्रेट होती है तो एक्स पे डीएक्स, और जब कोई चीज एंगल पे होगी, कर्व होगी, तो थीटा पे डी थीटा, और उसके बाद यूनिटरी मेथड यूज करेंगे हम। हाँ, तो पहला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया कि हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके बेस से 2r बाई पाई, 2r बाई पाई पे होगा, है ना। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ कि 2r बाई पाई जाने से क्या फायदा हुआ। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि यहाँ पे सपोज कोई आपका इस तरह से, है ना, बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस तरह से कोई हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक चेन रखी हुई है, इसके ऊपर क्या रखी हुई है, एक चेन। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने उसमें नहीं करवाया आपको, वर्क एनर्जी में, ये तो कई बार वहीं करवाते हैं हमसे, मैंने जानबूझ के बताया सेंटर ऑफ मास में ही कर लेंगे।
ये चेन रखी हुई है। अब इस चेन का मास m है। मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जो बेस है इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन? चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जो चेन रखा हुआ है उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है? क्या कोई बता सकता है? तो mg 2 पाई या 2r पाई। हाँ बिल्कुल सही है, mg2r पाई, बिल्कुल सही है। कि भाई ये जो चेन होगी ये हाफ रिंगी तो हो गई है ना, मतलब इस चेन के मास को पूरे को हम यहाँ कंसेंट्रेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, और जहां पे कंसेंट्रेट करेंगे वो डिस्टेंस 2r/पाई होगी। तो mgh के फॉर्मूले में m लिखोगे, g लिखोगे h की जगह पे। अब चेन के हर लिंक तो अलग अलग हाइट पे है, तो किसको हम ले लेंगे? सेंटर ऑफ मास को ले लेंगे। तो mg इंटू 2r/पाई हो गया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पूरे मास को जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है। तो 2r/पाई आ गया। भाई रिंग का शेप तो जो चेन का शेप है वो तो रिंग जैसा ही होगा ना, भले वो स्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। भले वो किसके ऊपर रखा हुआ है? स्फीयर के ऊपर। ठीक है, ये आपका बेसिक्स। तो जैसे हमने सेंटर ऑफ द मास ऑफ द हाफ रिंग निकाला, ऐसे ही मैं एक और फॉर्मूला ड्राइव करता हूं, बाकी फॉर्मूले तो मैं आपको जस्ट स्टेट कर दूंगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ डिस्क, एक और फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए आपको। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ डिस्क, ऑफ हाफ डिस्क। भाई हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? है ना, रिंग तो मतलब एक बाहर में ही मास होता है ना, डिस्क में तो पूरे फेस पे मास होगा ना, है ना। डिस्क का मतलब है किसी प्लेट को आपने काट दिया तो उसका सेंटर ऑफ मास कुछ अलग हो जाएगा। तो हाफ डिस्क बना लेते हैं यहाँ पे। तो जब आप हाफ डिस्क बनाओगे तो हाफ डिस्क आपका ऐसा हो जाएगा, ये हाफ डिस्क हो गया। हर जगह में मास है ऐसा, ये हाफ डिस्क हो गया। तो ऑब्वियस बात है कि अगर इसका रेडियस भी आर है तो इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यही है ना, वाई एक्सिस ही तो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका भी। किसी एक्सिस के अबाउट तो हाफ डिस्क सिमेट्रिकल होगी, तो इसके भी वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऑरिजिन यहाँ पे सेंटर पे ही ले लूँ इसके यहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे। सिग्मा वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन लगाएंगे, कंटिन्यूस मास है ना, कंटिन्यूस मास में तो इंटीग्रेशन लगाते हैं, वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो डिस्क होगी उसमें एरियल मास डेंसिटी होगी। डिस्क में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया। इस रिंग में तो लेंथ में थी, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया, और इसका जो सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया वो आपका हो जाएगा m/πr²/2। ये तो हो जाएगा। डिस्क जो होगा हाफ सर्किल होगा, हाफ सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²/2 होता है। तो मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो m/πr²/2 इसका सिग्मा हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। अब प्रॉब्लम ये है कि डिस्क में भी एलिमेंट हम क्या लें, कि भाई क्या एलिमेंट लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें तो आपने पॉइंट मास ले लिया था, आपने बोला लेंथ में है तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे रॉड है वैसे तो है, एक छोटा सा यहाँ पे मास ले लिया, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया उसको,
लेकिन अब डिस्क में हम क्या एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट कैसा होगा? तो सेक्टर। सेक्टर भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला। इसके अलावा सेक्टर वाला ही बताता हूँ आपको मैं, सेक्टर आपने अच्छे याद दिला दिया, तो सेक्टर भी सही है। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं रिंग इसमें एलिमेंट? एलिमेंट रिंग ले लो, हाफ रिंग ले लो एलिमेंट इसका, है ना, ये चीज आप समझना। एक एलिमेंट एज हाफ रिंग, कि हाफ रिंग को आप एलिमेंट ले लो कि भाई डिस्क जो होगा इस तरह से हाफ रिंग से मिलके तो बना होगा, एक छोटा सा आपने एलिमेंट ले लिया ऐसे हाफ रिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारे हाफ रिंग से मिलके बना हुआ डिस्क, तो आपने एलिमेंट यहाँ पे हाफ रिंग ले लिया, ये आपका एलिमेंट हो गया। अब जब ये एलिमेंट आप लोगे तो इसकी भी तो कुछ रेडियस होगी, है ना, कि भाई जो एलिमेंट हम लेंगे इसका हाफ रिंग का, उसकी भी क्या होगी, कुछ रेडियस होगी, तो उसकी रेडियस आप स्मॉलर ले लो, कि पूरे की तो कैपिटल आर, इसकी स्मॉलर है, और इसकी विड्थ भी कुछ होगी, है ना। एक हाफ रिंग ले लिया जिसकी की रेडियस आर है और उसकी विड्थ डी आर है, विड्थ क्या है बेसिकली आपकी डी आर है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वाला, ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, वो सेक्टर वाला आसान है, सेक्टर वाला ही बताऊंगा मैं इसमें। मैंने हाफ रिंग से ले लिया एलिमेंट, आपका ही मेथड सही है। जब वाई सेंटर ऑफ मास हम लेंगे, सबसे पहले तो मैं वाई लूंगा कि जो एलिमेंट लिया है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/π पे होता है, तो अगर इसकी रेडियस r है तो इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2r/π पे हो जाएगा ना, यहाँ पे कहीं पे। ये जो डिस्टेंस होगी वो जो एलिमेंट लिया उसके सेंटर 2r/π पे होगी, तो y की वैल्यू तो 2 इंटू स्मॉलr/π हो गई। अब आ गया डीएम का पिछड़ा, कि जो हाफ रिंग लिया है आपने, इसका मास कितना होगा, तो इससे निकालेंगे। भाई हम ऐसा बोलेंगे कि πr²/2 का जो मास है वो m है, तो यूनिट मास कितना, वही मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, तो m/πr²/2 होगा। और आपको इस रिंग का मास निकालना है, तो रिंग का जो एरिया होगा ना, रिंग का एरिया ये हो जाएगा 2πr इंटू डी आर। दिस इज द एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, है ना, एलिमेंट रिंग का एरिया ये हो जाएगा 2πr/d, है ना, क्योंकि 2πr/d, सॉरी πr/d, 2 गलत लिख दिया मैंने। आपको पता है πr जो होगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा, और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। भाई πr क्या होगा, पेरीमीटर होगा, लेकिन आपको तो एरिया लेना है ना, लेंथ थोड़ी लेना है। तो πr को अगर हम dr से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इतने एरिया का इतना है, तो यूनिट एरिया का इतना होगा, तो इतने एरिया का आप निकाल लो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2m/π इंटू πr/d। तो यहाँ से पाई तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2m इंटू स्मॉलर dr/r², है ना, यही चीज डीएम हो जाएगी। मास डीएम लेना होता है, वही तो होता है कि भाई इतने एरिया का इतना है, तो यूनिट एरिया का इतना होगा, तो इतने एरिया का कितना होगा। तो आपने किया तो पे आ गया। अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, इस चीज को, तो इस चीज को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 2r/π हो गया, और यहाँ से आ गया 2mr/dr/r² बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो 2mr/dr/r²। जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं सारे बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म ऊपर में क्या क्या होंगे, ऊपर में हो जाएंगे 4m/π इंटू कैपिटल R²। वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r और डी r² बाई ऊपर में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाएंगे, 2m बाहर आ गया, कैपिटल R² बाहर आ गया, और यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या हो जाएगा, r² r/dr आ जाएगा। तो जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, r² कैंसिल हो गया, 4m से 2m कैंसिल हो गया, 2 बच गया,
मतलब यहाँ पे सिंपल सा बाहर में 2/पाई ही बच गया। अब आप देखो कि स्मॉलर की क्या लिमिट होगी। तो 0 से कैपिटल आर। 0 से कैपिटल आर, भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग से मिलकर बना होगा ना ये। तो 0 रेडियस से स्टार्ट होगा, 0 से कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। तो 2/पाई तो बाहर था ही पहले से, ये आपका r³/3 हो जाएगा, और ये आपका r²/2 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर दो आप, जो चीज कैंसिल हो रही है, तो यहाँ से 4r/3 पाई आ जाएगा। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हाफ डिस्क। ये हाफ डिस्क के जो सेंटर ऑफ मास होता है इसको अलग से सेट बना लेना, ये अलग डिस्कशन है, मैंने एक ही जगह बना दिया है सारा कुछ। भावनाओं में कई बार बह जाते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है। ये आपका गैस, तो ये तो मैंने सिर्फ डीएम मास निकाला है, सेंटर ऑफ मास डीएम पुट करके यहाँ से कैलकुलेशन, तो 4r/पाई आ गया। मतलब सिंपल सा है कि कोई भी डिस्क है तो अब आपको याद रखना है, भले ये डेरिवेशन आपको नहीं पता हो, कि कोई भी जो डिस्क है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस वाई एक्सिस पे होगा, और जहां पे ये लाई करेगा ये डिस्टेंस आपकी 4r/3 पाई होगी। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास बेस से 4r/3 पाई हाइट पे होता है, और हाफ रिंग का 2r/पाई पे होता है। तो कैसे डिराइव करते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज। अब इसमें मैंने लिया है टेक एलिमेंट एज ए हाफ रिंग। इन्होंने एक किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं सर सेक्टर ले लीजिए, तो वो भी करते हैं, वो तो बहुत आसान है, वो बहुत अच्छा मेथड है, वो इतना कुछ उसमें नहीं करना पड़ेगा सेक्टर लेने में। सर ये जो वाई सी इज इक्वल टू ये वाई 2r/पाई कैसे आया? 2r/पाई हाफ रिंग है, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है भाई, ये जो पे वाई सर। होता है ना यहाँ पे वाई, ये एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होता है। ये जो वाई होता है दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। तो आपने जो एलिमेंट लिया है वो तो रिंग लिया है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी आपने ड्राइव किया है कि 2r/पाई पे होता है। आर रेडियस कैपिटल नहीं है, स्मॉलर है ना, तो 2 स्मॉलर/पाई हो जाएगा वाई जो है। भाई जो एलिमेंट मैंने शेडेड बनाया ना, इसका सेंटर ऑफ मास भी तो कहीं पे होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबका मास हम ऐड कर देंगे, तो उससे इंटीग्रेशन से ऐड करेंगे तो वो चीज आ जाएगी। तो ये एक मेथड है, दिस इज द मेथड 1। एक और मेथड है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। ठीक है, क्या आपका गेस। अब इन्होंने बोला है कि मेथड 2 में टेक एलिमेंट एज ए सेक्टर, सही बोला इन्होंने, सेक्टर भी ले सकते हैं हम इसमें, है ना, कि भाई अगर हार्ड डिस्क है तो मेथड 2 में हम टेक एलिमेंट एज ए सेक्टर कर लेते हैं, है ना। वैसे तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये
डेरिवेशन आपके एग्जाम में हार्डली पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मेथड आना चाहिए। एक एलिमेंट एज सेक्टर है ना, एलिमेंट को हम क्या मान लेंगे, इसलिए आपका एक सेक्टर ले लेते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा। आपने क्या किया ना, यहां से एक एलिमेंट ले लिया, ऐसे एक सेक्टर ले लिया एलिमेंट ऐसा, सेक्टर में ट्रायंगल हो जाएगा और ये पूरा एलिमेंट है आपका। ऐसे से बहुत सारे सेक्टर से मिलकर ही तो बना होगा, तो एलिमेंट हम जो ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, जैसे कि आपका सेक्टर ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम है कि जैसे रिंग का तो मुझे पता था सेंटर ऑफ मास 2r/π पे क्या होता है, सेक्टर का कहाँ पे होगा, तो सेक्टर जो होगा वो ट्रायंगल हो जाएगा, और ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो उसके मीडियन पे होता है। ये भी आप फॉर्मूला लिख लो कि कोई भी अगर ट्रायंगल इस तरह से है, ऐसे है ना, इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली बात है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो इसकी भी यही होगी, है ना, सेक्टर का जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर ही तो होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके यहाँ पे कहीं पे होता है, और अगर इसकी हाइट h है तो इसका सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 पे होता है, बेस से कहाँ पे होता है, h/3 पे, और मतलब एपेक्स से जो होगा वो 2h/3 पे होता है ना, इसका जो मीडियन है वो उसकी हाइट अगर h है तो बेस से h/3 एंड एपेक्स से 2h/3 पे होती है। तो सिंपल सी है कि जैसे मैंने बोला कि इस एलिमेंट का मास dm है, बड़ी सिंपल थ्योरी है, तो मैं इसके एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कैसे लूंगा ना पहले, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इस ट्रायंगल के बेस से h/3 या एपेक्स से 2h/3, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, भाई इस ट्रायंगल की हम हाइट क्या ले सकते हैं, रेडियस हो जाएगी r, और ये चीज एपेक्स है, तो इस मतलब पूरे ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी है ना, ये आपकी हो जाएगी 2r/3, हो गया ना आपका ऐसा। भाई r अगर हाइट है तो एपेक्स से 2r/3 पे होता है सेंटर ऑफ मास इसका। अब बड़ी अच्छी स्टोरी आती है कि अगर मैं सारे सेक्टर को यहाँ बना लूं ऐसे, है ना, ये 2r/3 अभी आप फिलहाल हटा ही, बाद में कर लेंगे, 2r/3 पता ही होता है आपको। अगर मैं सारे सेक्टर को यहाँ पे प्लॉट कर लूं, है ना, बहुत अच्छा मेथड है, इसमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है ना, कि सारे सेक्टर को मैं प्लॉट कर लेता हूँ, तो सबका जो सेंटर होगा वो 2r/3 पे ही तो होगा एपेक्स पे, जैसे इसका 2r/3 पे यहाँ हो गया, इसका 2r/3 पे यहाँ पे हो गया, इसका 2r/3 पे यहाँ पे हो गया, सबका 2r/3 पे हो गया ऐसे, और समझ गए, कि सबका जो ये डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का वो 2r/3 पे हो जाएगा, और ये क्या बन गया, अब जब कंसंट्रेट कर देंगे तो ये कुछ शेप बनेगा ना, ये क्या शेप बन जाएगा, इस सारे का सेंटर ऑफ मास तो मुझे निकालना है, तो ये क्या शेप, हाफ रिंग, हाँ हाफ रिंग, हाफ रिंग, और हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, 2r/π। 2r/π पे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस बाई पाई, और जो आपने हाफ रिंग लिया उसका रेडियस क्या है, 2r/3, तो ट्वाइस ऑफ 2r/3 बाई पाई, यहां से 4r/3 पाई आ गया, सही है, कैसे भी कर सकते हैं इसे, ये भी बड़ा अच्छा मेथड माना जाता है। सर एक बार फिर से रिपीट करना है यहीं पे। कुछ नहीं है, आप देखो कुछ नहीं था कि आपने बोला भाई एक सेक्टर और सेक्टर बहुत सारे होंगे, तो सेक्टर का मतलब एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एपेक्स से कहाँ पे होगा, 2h/3 पे होगा, तो अगर इसकी रेडियस r है तो ये जो सारे सेक्टर के सेंटर ऑफ मास होंगे वो 2r/3 पे होंगे, तो इसका यहाँ पे है dm, इसका dm यहाँ, सबके सेंटर ऑफ मास का मतलब इस
ट्राइंगल की जगह पे हम इसके मास को यहाँ कंसेंट्रेट कर सकते हैं ना। जब मास सारे कंसेंट्रेट कर देंगे हम 2r/3 पे, तो ये हाफ रिंग बन जाएगा ना। और इस हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही पूरे डिस्क का हो जाएगा। तो पहले तो आपने इसको हाफ रिंग बना लिया है, अब उस हाफ रिंग को एक सिंगल पॉइंट में बना रहे हैं। तो हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस इंटू रेडियस ऑफ रिंग बाई पाई। और जो रिंग बना है उसका रेडियस कितना है? 2r/3 है। 2r/3 पुट कर दिया, 4r/3 पाई आ गया। ऐसे ही कर सकते हैं, तो इसमें इनफैक्ट हमने थर्ड एक फॉर्मूला भी पढ़ लिया। वह ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा, डिराइव भले भी मत करो, बेस से h/3 या 8 से 2h/3 पे होना चाहिए। ये हम कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ हमने यहाँ पे डेरिवेशंस कर लिए। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, मतलब डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जान लें तो अच्छा है, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखते हैं। कल वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अभी आपको बहुत सारे और भी फॉर्मूले। तो फिलहाल रॉड का तो पता ही होता है, सेंटर पे होता है। हाफ रिंग का 2r/5 पे होता है, डिराइव कर लिया हमने। हाफ डिस्क का 4r/3 पाई पे होता है। दो मेथड से डिराइव कर लिया हमने कि हाफ डिस्क के मास को 4r/3 पाई पे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, है ना। ये आपका आइडिया। हाँ, एक ये डाउट मेरे पास आया हुआ है, तो आप देखो जरा से, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। ये चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे, अभी ना काफी ज्यादा आज हैवी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं यही डाउट ले लूंगा, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा ट्राई कर लेना घर पे। सर डाउट भेजने कहाँ पे? डाउट ग्रुप में? डाउट ग्रुप में बेटा, जो डाउट ग्रुप है ना उसमें डाउट भेज दो आप। ऐसे जब क्लास होगी ना उसमें मैं एड्रेस कर दूंगा आपको डाउट। ओके सर। डाउट ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना मुझे। नहीं सर, ऐड हूँ। हाँ फिर तो वहीं भेज दो आप, डाउट नहीं भी भेजना, है ना। तो जब भी क्लास होगी ना, तो लास्ट जैसे क्लास में थ्योरी होगी, उसके बाद लास्ट के 15 या हाफ एन आवर मैं डाउट बता दूंगा आपको मैं। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज काफी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, ठीक है ना। तो चलो आज हमने सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट किया, पहली बार हम पार्टिकल फिजिक्स से सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे आके गए, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir.